नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम बात करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं कि क्या कुछ घट रहा है, क्या हलचल है इस वक्त पूरी दुनिया में। वर्ल्ड नाउ में जो खबरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात होगी अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में सियासत चरम पर है। वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर रैली हो रही है, आंदोलन देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में कैपिटल हिल के बाहर लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं और रिमूव द रिजीम का ऐलान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता छोड़ें, कुर्सी छोड़ें। इनका एक ही एजेंडा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच करो, कन्विक्ट करो और व्हाइट हाउस से निकाल कर बाहर फेंको। जमीनी स्तर पर सक्रिय संगठन रिमूवल कोलिशन की ये मुहिम चला रही है, अब एक बड़े दबाव का रूप ले चुकी है और इसी वजह से वॉशिंगटन में सियासत सातवें आसमान पर है। तो क्या ट्रंप की कुर्सी खतरे में है? क्या ट्रंप के ऊपर इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग आने वाला है? क्या यह आंदोलन ट्रंप की नींव हिलाने वाला है? अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ यह प्रदर्शन कोई पहला प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले भी इसी साल अप्रैल के मई के महीने में बड़े पैमाने पर पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हुए थे। इसकी बात भी बताएंगे आपको और ये भी बताएंगे आखिर ये असंतोष एक साल के अंदर ही, अभी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, 1.5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरे अमेरिका में, वॉशिंगटन में इतना ज्यादा असंतोष क्यों व्याप्त हो गया है? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग क्यों उठ खड़े हुए हैं, क्यों नाराज हो गए हैं? और हाल के चुनाव की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार गई और इसके साथ साथ अमेरिका के कई इलाकों में गवर्नर के चुनाव हुए, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हारी। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में भी ऐतिहासिक स्तर की गिरावट देखी जा रही है। उनकी अप्रूवल रेटिंग मौजूदा दौर में -18 पर पहुंच गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने करियर के आखिरी दौर में, जब वो बात करते हैं दुनिया के बड़े नेताओं के करियर को खत्म करने की, लेकिन क्या वो अपना करियर बचा पाएंगे, अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? जानेंगे इस खबर में। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अफ्रीकी महाद्वीप में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। यहां से भी अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। दक्षिण अफ्रीका ने वैश्विक कूटनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाले अमेरिका ने भले ही सम्मेलन का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया, लेकिन बाकी G20 देशों ने परंपरा तोड़ते हुए सम्मेलन के पहले ही दिन, यानी कि पहले ही दिन डिक्लेरेशन पास कर दिया, घोषणा पत्र पास कर दिया। यह कदम एक बहुत क्लियर मैसेज है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज की, खासकर अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी, अमेरिका की तानाशाही दुनिया पर नहीं चलेगी और अब वक्त ग्लोबल साउथ का आ रहा है। यह कदम डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर मैसेज है, वैश्विक सहमति को कोई नहीं रोक सकता है। और अब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसे मल्टीलेटरलिज्म की जीत बताया है, तो वहीं वॉशिंगटन ने इसे शर्मनाक करार दिया है और अमेरिकी मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। यह खबर भी आपको डिटेल से बताएंगे और बताएंगे कैसे दुनिया की ताकत डिसेंट्रलाइज हो रही है, अमेरिका के हाथ से निकलकर ग्लोबल साउथ में शिफ्ट हो रही है। दुनिया के बाकी विकासशील देश पावरफुल हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं और अमेरिका जैसी महाशक्तियां अब अपने पतन के दौर की शुरुआत में हैं। इसके बाद अगली खबर की बात करेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति की कोशिशों पर सवाल जो उठ रहे हैं उसकी। गाजा शांति, गाजा इजराइल शांति की योजना हो या यूक्रेन के लिए पीस प्लान हो, दोनों जगह इस वक्त विवाद देखा जा रहा है। गाजा में इजराइल ने हमला किया है, 22 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये सब कुछ हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के एक्सेप्टेंस के बाद, जिसके बाद फिलिस्तीन ने अमेरिका से गुहार लगाई है और इजराइल को लेकर कहा है कि ये पीस प्लान पर काम नहीं कर रहे हैं और उसका उल्लंघन हो रहा है, यानी कि सीजफायर वायलेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच 28 पॉइंट वाला जो एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं, उसको लेकर भी यूरोपीय देश ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। गाजा पीस प्लान को नेटो ने साफ तौर पर नकार दिया है और यूक्रेन ने भी अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए अमेरिका के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह फाइनल प्लान नहीं है, बदलाव की गुंजाइश है, लेकिन सवाल यही है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का शांति प्लान अब विवादों में पड़ा रहेगा? आखिर यूरोपीय देश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं, यूक्रेन के साथ क्यों आ रहे हैं? क्या अमेरिका और बाकी नेटो कंट्री में, यूरोपीय देशों में विवाद की स्थिति बन जाएगी? इसके बाद नेटो दो फाड़ हो जाएगा? इस खबर की भी डिटेल से बातचीत करेंगे। अब इस पूरे मामले पर जो विवाद हुआ है उसको भी आपको बताएंगे और उसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे मोसाद के एक बड़े खुलासे की। इजराइल को दहलाने वाला गाजा का आतंकवादी संगठन हमास पूरे यूरोप को निशाना बना रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।
हमास पूरे यूरोप में एक ऑपरेशन टेरर नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिससे वो अलग अलग यूरोपीय देशों में आतंकी हमलों को अंजाम दे सके। मोसाद के इस खुलासे के बाद यूरोपीय देशों में हड़कंप है। यूरोपीय देशों में हलचल तेज हो गई है और मोसाद ने जो दावा किया है उसमें कई चौंकाने वाली बातें भी हैं। बताएंगे आपको इस खबर के बारे में, इस खबर की डिटेल के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की तस्वीर इन दिनों पूरी दुनिया में वायरल है। हर कोई इस तस्वीर को देखकर यही पूछ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप एक साल में ही इतने ज्यादा विवादित हो गए कि कोई भी अमेरिकी नहीं चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बने रहें। तस्वीरें आपको दिखाते हैं वॉशिंगटन डीसी की। ये देखिए, वॉशिंगटन डीसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रिमूव द रिजीम के नाम से यह प्रदर्शन है और बड़ी संख्या में लोग डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लेकर, विवादित तस्वीर लेकर आए हुए हैं और यहां पर अलग अलग तरह के स्लोगन लिखे गए हैं और यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, ट्रंप मस्ट गो नाउ, कन्विक्ट रिजीम, इस तरह के स्लोगन्स बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। यह तस्वीर बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां के लोगों में नाराजगी किस तरह से बढ़ती जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, मंच तैयार किया गया है, हर कोई यहां पर अपनी बात कह रहा है और हर कोई सिर्फ एक ही डिमांड कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब और नहीं चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाया जाए। वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर सिर्फ रैली नहीं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप, ये एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के दिल कहे जाने वाले कैपिटल हिल के बाहर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और रिमूव द रिजीम नाम के एक बड़े कैंपेन को चला रहे हैं, एक बड़ी रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट, कन्विक्शन और रिमूवल लाया जाए। ये आयोजन जमीनी स्तर के समूह रिमूवल कोलिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की डिमांड सिर्फ एक ही है, किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए और न सिर्फ पद से हटाया जाए बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि इनकी और मांगे क्या है, लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सड़क पर क्यों उतरे हैं अमेरिका में लोग। देश की मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, जो दिशा है अमेरिका की उससे लोग सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, परेशान है। कई नीतियां ऐसी हैं डोनाल्ड ट्रंप की जिसे वहां के लोग कह रहे हैं यह आम जनता के हित में नहीं है, यह अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिकी हित के खिलाफ है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप यह भी लग रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन विरोध आवाज दबाई जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप तानाशाही पर उतर आए। वो किसी भी प्रशासन विरोधी आवाज को पनपने नहीं देना चाहते हैं और इसलिए बड़ी संख्या में लोग जमीन पर उतरकर, सड़क पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है, अमेरिकी मूल्यों को खतरे में डाला है और कानून को अपनी सुविधा, राजनीतिक फायदे के हिसाब से इस्तेमाल किया है। लोगों ने साफ शब्दों में कहना शुरू कर दिया है कि अब बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव राष्ट्रपति ट्रंप को हटाकर ही मुमकिन है। ट्रंप के रहते हुए यह बदलाव मुमकिन नहीं। यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और यह कोई पहला प्रदर्शन नहीं है। अमेरिका में इसी साल दर्जनों प्रोटेस्ट हो चुके हैं, 3 से 4 बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। अप्रैल मई की तस्वीर भी याद कीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कुर्सी से फौरन हटाया जाना चाहिए। और अभी डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है और सामने मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रैली ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि वो अमेरिका में एक ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो लोगों की चिंताओं को प्राथमिकता दें और संविधान के नियमों का सम्मान करें, संविधान के दायरे में रहकर काम करें। ये रैली आम लोगों की थी, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। कौन कौन से लोग, कौन कौन सी हस्तियां इसमें शामिल हुई हैं, ये भी जरा देख लीजिए। इसमें माइकल फैनन शामिल हुए, जो पूर्व मेट्रो पुलिस अधिकारी हैं। इसके अलावा ड्रॉपकिक मर्फिस शामिल हुए, मशहूर बैंड के नाम से इसे जाना जाता है। फिर अर्थ टू ईव, एक लोकप्रिय कलाकार है, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस रैली में कई बड़े नाम भी दिखाई दिए। टेक्सास के सांसद अल ग्रीन,
और पूर्व पुलिस अधिकारी माइकल फेनन जैसे वक्ताओं ने मंच से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके बर्ताव पर कड़ा हमला बोला। विरोध करने वाले युवा, बुजुर्ग, महिला बड़े पैमाने पर यहां शामिल थे और कह रहे थे कि तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को हटाओ। किसी ने ट्रंप को थ्रेट टू अमेरिका कहा तो कोई उन्हें डेमोक्रेसी का दुश्मन, अमेरिका का दुश्मन बता रहा था। विरोध की इस रैली का रंग और जोश बढ़ाने के लिए मशहूर बैंड ड्रॉप किक मर्फिस भी यहां पर आया था। वहीं आर्टिस्ट अर्थ टू ईव ने भी अपने लाइव परफॉर्मेंस से प्रदर्शनकारियों का हौसला और ज्यादा ऊंचा किया। कार्यक्रम के बाद प्रदर्शनकारियों का कारवां वॉशिंगटन के प्रतीक स्थल नेशनल मॉल के किनारे मार्च करते हुए आगे बढ़ा। हाथों में पोस्टर, हाथों में बैनर, आवाज में गुस्सा, जज्बा और मैसेज सिर्फ एक बदलाव का, राष्ट्रपति को हटाने की मांग। यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में की जा रही है जब ट्रंप की नीतियों और फैसलों को लेकर विरोध चरम पर है। हर तबका नाराज है। कानूनी और राजनीतिक दबाव लगातार डोनाल्ड ट्रंप बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच विपक्ष इसे अपने लिए एक बड़ा मौका मानकर चल रहा है। वॉशिंगटन की सड़कों पर यह आवाज राजनीतिक तूफान के संकेत भी दे रहा है। इधर टेक्सास से कांग्रेस सदस्य अल ग्रीन ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस से पहले ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग यानी कि इंपीचमेंट लेकर आएंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंपीचमेंट लाना बहुत जरूरी है और यह कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। अल ग्रीन के इस बयान ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि विपक्ष ट्रंप को सत्ता से हटाने की मुहिम तेज कर सकता है। इंपीचमेंट क्या है? इंपीच, कन्विक्ट और रिमूव पॉलिसी जिसके ऊपर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या है, इसे समझते हैं। आइए देखते हैं कैसे महाभियोग की तैयारी कर रहा है विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर आधिकारिक आरोप तय करती है, यानी कि हाउस। इसके बाद कन्विक्ट की बारी आती है। सीनेट में ट्रायल होता है। पर्याप्त वोट अगर मिल जाए तो दोष सिद्ध साबित हो जाता है। फिर रिमूव की बारी आती है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की बारी आती है। दोष सिद्ध होने पर राष्ट्रपति को तुरंत पद से हटा दिया जाता है। यानी अमेरिका में किसी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है, जिसमें इंपीचमेंट है, कन्विक्शन है और फिर रिमूवल है। इंपीचमेंट का मतलब है कि प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में राष्ट्रपति पर आधिकारिक आरोप तय किए जाएं। इसके बाद यह मामला सीनेट में जाता है। अगर वहां पर्याप्त संख्या में सांसद दोष सिद्ध कर दें, यानी कि वोटिंग बढ़ चढ़कर कर दें इस बिल के समर्थन में इंपीचमेंट के लिए, तो फिर यह कन्विक्शन सिद्ध हो जाता है। और दोष सिद्ध हो जाता है तो अंतिम कदम है रिमूवल, यानी कि राष्ट्रपति को फौरन अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाना। अमेरिका में यह प्रक्रिया बहुत दुर्लभ है और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। अब आपको बताते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति हटाने की जो प्रक्रिया है कैसे पूरी की जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने की राह आसान नहीं है। ये एक संवैधानिक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। पहले महाभियोग, फिर सीनेट में दोष सिद्धि और अंत में पद से हटाना। अमेरिका में पहला चरण महाभियोग का होता है। प्रक्रिया की शुरुआत पहले चरण से होती है, यानी कि महाभियोग से होती है। प्रतिनिधि सभा महाभियोगी के आरोपों की जांच करती है, यानी कि जो एलिगेशन लगे हैं, जो जिस वजह से महाभियोग लाया गया है, वो आरोप है, उसकी जांच होगी। फिर सदन में महाभियोग के लेखों को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, यानी कि उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, जो औपचारिक आरोपों का गठन करते हैं। इस चरण के बाद महाभियोग लगाया जाता है। सीनेट प्रक्रिया और नीति। महाभियोग लगने के बाद मामला सीनेट में चला जाता है। सीनेट यहां एक अदालत की तरह एक्ट करती है। चीफ जस्टिस अध्यक्षता करते हैं। केवल राष्ट्रपति के केस में यह भी ध्यान देने वाली बात है। हाउस के चुने हुए सदस्य जो अभियोजक होते हैं, वो जो अभियोजक बनते हैं, वो प्रोसिक्यूटर्स बनते हैं। राष्ट्रपति अपने लिए वकील रख सकते हैं। अंत में सीनेट में भी फिर वोटिंग होती है। सीनेट में सुनवाई के दौरान सांसदों को वोटिंग करना होता है और अगर इस पर निर्णायक बहुमत आ गई, आमतौर पर 2/3, तो राष्ट्रपति को दोषी ठहरा दिया जाता है। दोष सिद्ध होने पर राष्ट्रपति को तत्काल पद से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विरोध प्रदर्शन के केंद्र में है, लेकिन यह पहली बार नहीं है। 2017 से 2021 और अब उनके 2025 में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही उनकी नीतियों को लेकर गुस्सा अमेरिका की सड़कों पर दिख रहा है। लोग कह रहे हैं लोकतंत्र पर खतरा है।
डिपोटेशन की नीतियों को लेकर, प्रोजेक्ट 2025 जैसे मुद्दों को लेकर अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक आवाजें उठ रही हैं। ट्रंप के खिलाफ कब कब प्रदर्शन हुए हैं? 2017 से फर्स्ट रिजीम से अगर लिया जाए तो आपको दिखाते हैं। फर्स्ट रिजीम से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप कब कब लोगों के गुस्से का शिकार हुए। 21 जनवरी 2017 विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण के ठीक अगले ही दिन हुआ था। ट्रंप के सत्ता में आने के तुरंत बाद होने वाले पहला बड़ा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन था। अमेरिका और दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार जैसे विषयों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद 18 जनवरी 2025 यानी कि इसी साल इस मार्च का आयोजन ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति काल 2025 के ठीक पहले हुआ था, जिसमें महिलाओं के अधिकार, जलवायु परिवर्तन, नस्लीय न्याय और प्रवासी के अधिकार को लेकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए और आवाज उठाने लगे। फिर 14 जून नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ। लगभग 2100 शहरों और स्थानों पर संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इसमें 40 से 60 लाख लोग अमेरिका में शामिल हुए थे। कहते हैं ये अमेरिका में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में से एक था, जिसका नाम नो किंग्स रखा गया था। ये ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति काल के दौरान बड़ा विरोध प्रदर्शन भी माना गया। फिर 17 जुलाई 2025 गुड ट्रबल लिव्स ऑन, लगभग 1600 जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ। नागरिक और मानवाधिकारों पर हमलों के खिलाफ आवाज उठाई गई। नागरिक अधिकार, नेता जॉन लुइस के सम्मान में रैलियां हुई। ट्रंप की नीतियों का विरोध खुलकर किया गया। फिर 18 अक्टूबर 2025 फिर से नो किंग्स प्रोटेस्ट सामने आया। यह नो किंग्स प्रोटेस्ट का दूसरा फेज था, जिसमें लगभग 2700 जगहों पर प्रदर्शन हुआ। तानाशाही के खिलाफ ये रैली थी, विरोध प्रदर्शन था, जिसमें 5 से 7 मिलियन लोग शामिल हुए। फिर बारी आती है नवंबर 22 की। वॉशिंगटन डीसी में एक नया प्रोटेस्ट इमर्ज करता है, जिसका नाम है रिमूव द रिजीम, यानी मौजूदा सरकार को हटा दो, जिसमें तीसरे महाभियोग की मांग की गई। हजारों की मार्च, ड्रॉप किक मर्फीज बैंड का परफॉर्मेंस भी यहां देखने को मिला। यानी अमेरिका की सियासत में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ है। इम्पीच, कन्विक्ट और रिमूव, ये नारे एक बार फिर व्हाइट हाउस तक गूंज रहे हैं और डिमांड यही की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कुर्सी से, उनके पद से फौरन हटाया जाए। पिछले 9 महीनों को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकाल 9-10 महीने में बहुत विवादित रहा है। चाहे वो टैरिफ नीतियों को लेकर हो, चाहे वो H-1B वीजा को लेकर हो, चाहे वो अमेरिका में निवेश को लेकर हो, चाहे वो डिपोटेशन को लेकर हो। इन तमाम नीतियों को लेकर अमेरिका में लोगों का गुस्सा उनके राष्ट्रपति के खिलाफ ही बढ़ने लगा और अब ये गुस्सा इतनी चरम पर पहुंच गया है कि वॉशिंगटन में लोग यह डिमांड कर रहे हैं, अमेरिका में डिमांड कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें फौरन कुर्सी से हट जाना चाहिए। और अगर वो नहीं हटते हैं तो वहां पर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जो सांसद हैं, चाहे वो डेमोक्रेट के हों चाहे वो रिपब्लिकन्स के हों, दोनों तरफ के सांसद मिलकर इनके खिलाफ महाभियोग लेकर आए, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट चलाएं और डोनाल्ड ट्रंप को रिजीम से हटाएं, वरना अमेरिका का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अमेरिका का इतिहास मिटा दिया जाएगा और अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस पर हमारी नजर है, एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई, इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड नाउ में दूसरी खबर की ओर चलते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक कूटनीति में एक नया चैप्टर लिखा गया और ये चैप्टर भी अमेरिका के खिलाफ था, अमेरिका के वर्चस्व के खिलाफ, अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ और अमेरिका के बगैर एक दुनिया की कल्पना जहां अमेरिका जैसा देश हो ही ना। कहने में ये बड़ी बात लगती होगी, सुनने में थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा होगा, लेकिन ग्लोबल साउथ इन दिनों कुछ इसी तरीके से सोच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिका ने पूर्ण बहिष्कार का ऐलान करने के बावजूद बाकी G20 देशों ने परंपरा को तोड़ते हुए सम्मेलन के पहले ही दिन डिक्लेरेशन को मंजूरी दे दी। यह कदम ट्रंप को स्पष्ट संदेश है कि वैश्विक सहमति को रोका नहीं जा सकता है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसे मल्टीलेटरलिज्म की जीत बताया है, यानी बहुआयाम सिस्टम, जबकि व्हाइट हाउस की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है और व्हाइट हाउस इसे शर्मनाक करार दे रहा है, जैसा कि व्हाइट हाउस की तरफ से रिएक्शन की उम्मीद भी थी। इतिहास गवाह है कि सदियों से दुनिया के नियम चंद अमीर देश तय करते आए, लेकिन 22 और 23 नवंबर 2025 को जोहानसबर्ग में जो हुआ उसने पुरानी विश्व व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है।
अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों की दादागिरी अब नहीं चलेगी, यह मैसेज G20 से निकल कर आया है। पहली बार अफ्रीका की धरती पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। यह महज एक बैठक नहीं थी, यह ग्लोबल साउथ का शक्ति प्रदर्शन था। भारत की G20 प्रेसिडेंसी ने जिस बदलाव की चिंगारी नई दिल्ली में सुलगाई थी, वो दक्षिण अफ्रीका में ज्वाला बन चुकी। अमेरिका ने G20 का बहिष्कार क्यों किया, पहले यह समझते हैं, फिर बढ़ते ग्लोबल साउथ की ताकत को भी देखेंगे। अमेरिका का यह कहना है कि दक्षिण अफ्रीका पर नस्लीय भेदभाव के आरोप हैं और इसे वो ठीक तरीके से टैकल नहीं कर रहा है। फिर DEI की बात आती है, जिसमें विविधता, समानता और समावेश है। एजेंडे पर असहमति है, राजनयिक तनाव है और प्रोटोकॉल विवाद भी है। अमेरिका का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका के कंसर्न को साउथ अफ्रीका नहीं देखेगा, उसको ठीक नहीं करेगा, तब तक अमेरिका अपने रुख पर कायम रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर सफेद किसान यानी अफ्रीकनर अल्पसंख्यक के खिलाफ नस्लीय आधारित हिंसा और भूमि जब्ती के आरोप लगाए, जिसे साउथ अफ्रीका ने सबूत के साथ झूठा करार दिया और यह भी कहा कि जो सबूत अमेरिका की तरफ से दिखाए गए वो दक्षिण अफ्रीका के थे ही नहीं। ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को G20 में जगह मिलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहां गोरे लोगों की हत्या हो रही है। यह दावा विवादास्पद और असत्यापित है, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने फैक्ट चेक करके ट्रंप को झुठला भी दिया, लेकिन ट्रंप ने इसे बहिष्कार का प्रमुख आधार बना लिया। G20 सम्मेलन का जो थीम रहा इस बार का, वो था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी, जो जलवायु परिवर्तन, असमानता, गरीब देशों की कर्ज माफी, हरित ऊर्जा और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर केंद्रित था। अमेरिका ने इसे DEI एजेंडा बताकर खारिज किया है, क्योंकि ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से मेल नहीं खाता है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई और ऊर्जा संक्रमण पर अमेरिका का विरोध साफ साफ देखा गया है। अमेरिका ने सम्मेलन के अंत में G20 अध्यक्षता हस्तांतरण में जो बात है वो सामने आई है और यह कि अगला सम्मेलन अमेरिका में होगा, फ्लोरिडा में होगा, और इसके लिए केवल एक जूनियर राजदूत को भेजने का प्रस्ताव दिया है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताकर इसे अस्वीकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने रामाफोसा पर मुंह चलाने का आरोप लगाया। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में जब व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी तो काफी गर्मा गर्मी भी हुई थी, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने नवंबर की शुरुआत में ही जोहान्सबर्ग में हो रहे इस समिट का बहिष्कार कर दिया था। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को कम्युनिटी अत्याचार का केंद्र बताते हुए आरोप लगाया कि वहां श्वेत किसानों के खिलाफ नरसंहार हो रहा था। उनका दावा था कि नई भूमि अधिग्रहण कानून के तहत श्वेत किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो पुराने और खारिज हो चुके दावों पर आधारित है। इसके चलते कोई भी अमेरिकी अधिकारी G20 समिट में हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने कहा था कि यह साउथ अफ्रीका में G20 का आयोजन एक अपमान की तरह है। व्हाइट हाउस ने साउथ अफ्रीकी के DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और इंक्लूजन एजेंडे को भी निशाना बनाया। रामाफोसा ने मई 2025 में व्हाइट हाउस का दौरा किया था और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप और सिरिल रामाफोसा के बीच काफी तीखी बहस हुई थी, जहां ट्रंप ने श्वेत किसानों पर अत्याचार का आरोप लगाया था और इसके लिए बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे और कुछ वीडियो भी चलाकर दिखाया था। लेकिन ट्रंप के दावों को साउथ अफ्रीका ने फैक्ट के साथ खारिज किया। इसके बाद विवाद दोनों देशों के बीच और बढ़ गया। G20 के अमेरिका के बहिष्कार ने अन्य देशों को भी प्रभावित किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अंतिम समय में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रूस, चीन, मैक्सिको के राष्ट्रपतियों ने भी शिखर सम्मेलन स्किप किया। लेकिन G20 में परंपरा कैसे टूटी है और अमेरिका की शीशा लेदर या अमेरिका की बेइज्जती कैसे हुई है, ये देखते हैं। आइए। अमेरिका जो कि सुपर पावर बनने की हर बार कोशिश करता है और हर बार दिखाने की भी कोशिश करता है, लेकिन G20 के समिट के बाद वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। सबसे पहले एक परंपरा जो चली आ रही थी डिक्लेरेशन की कि सारे सदस्य मौजूद रहेंगे, तभी डिक्लेरेशन किया जाएगा और घोषणा पत्र अंत में डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन पहली बार घोषणा पत्र अंत के बजाय G20 समिट की शुरुआत में ही पारित कर दिया गया। बहिष्कार का कारण बताया गया श्वेत किसानों पर कथित उत्पीड़न, जलवायु एजेंडा विरोध। फोकस रहा जलवायु, ऋण राहत, शांति और समानता।
भारत की भूमिका रही इसमें पीएम मोदी के 4 प्रस्ताव, स्वास्थ्य, ज्ञान, कौशल और सुरक्षा। परिणाम यह हुआ कि दक्षिण अफ्रीका की इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर दिखा गया, क्योंकि जो डिक्लेरेशन लाया गया G20 समिट में उसे पास करा लिया गया और इसे डोनाल्ड ट्रंप की हार की तरह देखा जा रहा है। G20 की एक लंबी परंपरा रही है कि सहमति वाले दस्तावेज, डिलीवरेबल्स सम्मेलन के अंत में ही अपनाए जाएंगे, लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका ने अमेरिका के दबाव के बावजूद पहले ही दिन डिक्लेरेशन साउथ अफ्रीका लेकर आ गया और घोषणा पत्र को मंजूरी दिला दी। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं यह परंपरा का अपमान है, लेकिन साउथ अफ्रीकी प्रवक्ता विंसेंट ने पलटवार किया और कहा कि हमने पूरे साल इसकी तैयारी की थी, इसे बदला नहीं जा सकता था। अफ्रीका G20 ने दुनिया के नियम कैसे बदल दिए, इसको भी देखिए। कैसे पावर शिफ्टिंग की जो बात की जा रही है वो सामने आया है। पहली बार अफ्रीकी जमीन पर G20 लीडर्स समिट देखने को मिला। इसमें ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद हुई और बराबरी की नई परिभाषा गढ़ी गई। कर्ज, खनिज और जलवायु परिवर्तन पर जो न्याय होना चाहिए उस पर फोकस किया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर बदलने की धमकी पर कड़ा संदेश दिया गया। अमेरिका के बॉयकॉट के बावजूद डिक्लेरेशन पास करा लिया गया, जिससे कि परंपरा टूट गई। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने नेतृत्व क्षमता दिखाई। अब दुनिया दक्षिण की बात सुनेगी, ग्लोबल साउथ की बात सुनेगी। विकास की दौड़ में अब सबकी भागीदारी बराबर होगी, जहां एकता, समानता और स्थिरता रहेगी, जो नई ग्लोबल राजनीति का आधार बनेगा। ये दुनिया अब अमेरिका के मनमाने तरीके से नहीं चलना चाहती है, इससे बाहर निकलना चाहती है। दुनिया अपने नियम अपने हिसाब से तय करना चाहती है। दुनिया के चंद अमीर देश पूरी दुनिया के नियम नहीं तय कर सकते हैं। अमेरिका और चंद यूरोपीय कंट्रीज दुनिया को यह नहीं बता सकते हैं कि आपको किस हिसाब से चलना है, आपको कहां से क्या खरीदना है, किस देश से आपको तेल लेना है, किस देश से आपको एनर्जी लेनी है, किस देश से आपको गैस लेना है। यह उस देश का हक होना चाहिए जो देश अपने लिए, अपने लोगों के लिए सस्ती चीजें खरीद रहा है, जरूरी चीजें खरीद रहा है, सस्ती एनर्जी ले रहा है। लेकिन G20 शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो इस बार यह ड्रामे से भी भरपूर रहा है। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका जाने से मना कर दिया और पहली बार G20 का बॉयकॉट किया। ट्रंप के इस फैसले की वजह से साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच जमकर बयानबाजी भी हुई। वहीं समिट में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की स्पीच के दौरान एक वायरल मोमेंट भी आया और मीटिंग का एक सीक्रेट लीक भी हो गया। लेकिन यह भी दक्षिण अफ्रीका के फेवर में ही गया। वो कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रचि राखा। रामाफोसा अपने मेहमानों से कुछ ऐसी बात कह रहे थे जो मीडिया में नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन गलती से उस दरमियान उनका माइक और कैमरा दोनों ऑन रह गया। दरअसल रामाफोसा ने G20 में एक लंबी स्पीच में साझेदार देशों के साथ हुई बातचीत को मीडिया के साथ शेयर किया। इसके बाद वो अपने मेहमानों के साथ प्राइवेट डिस्कशन पर शिफ्ट हो गए और जब वो प्राइवेट डिस्कशन पर शिफ्ट हुए तो माइक और कैमरा बंद नहीं हुआ। तब उन्होंने ऐसी बात कही जो मीडिया में नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन कैमरा और माइक ऑन थे और उनका स्टेटमेंट लीक हो गया। G20 में उपस्थित कई देशों के प्रमुखों के सामने राष्ट्रपति रामाफोसा को बड़े राजनयिक परिणाम की पुष्टि करते हुए सुना गया। यह ऐलान अमेरिका की गैर मौजूदगी में घोषणा यानी डिक्लेरेशन अपनाने को लेकर थी। उन्होंने कहा इस दरमियान जो लीक हुआ कि हमें अब अपनी घोषणा को अपनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यह टिप्पणी कमरे में मौजूद नेताओं के लिए एक आंतरिक निर्देश था, लेकिन इसे रिकॉर्ड कर लिया गया और चूंकि प्रसारण चालू था तो यह पूरी दुनिया में प्रसारित भी हो गया। जाहिर है कैमरे और माइक्रोफोन पूरी तरह से बंद नहीं थे, जो कि बंद दरवाजे के पीछे होने वाले डिस्कशन से जुड़ा हुआ एक कड़ा नियम है। कैमरे और माइक को बंद होना चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री को कुछ शक हुआ और उन्होंने किसी बात को पता करने के लिए किसी को भेजा। इसके बाद वो खुद भागे भागे रामाफोसा के पास गए और बताया कि माइक और कैमरा ऑन छूट गया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के लिहाज से इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया जान गई कि डिक्लेरेशन आया और डिक्लेरेशन पहले ही दिन पास भी करा लिया गया, जिससे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। अफ्रीका की धरती पर पहली बार आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन ने एक ऐतिहासिक शुरुआत देखी। कैसे, आइए जानते हैं। कैसे वैश्विक एकजुटता की झलक दिखी है, खासकर ग्लोबल साउथ कैसे पावरफुल हुआ है, ये देखते हैं। पहली बार दक्षिण अफ्रीकी धरती पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
वेन्यू राइज का जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। एजेंडा मुख्य था ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की चुनौतियां, खासकर ऋण संकट, गरीबी देशों में क्रिटिकल मिनरल्स की संकट, संसाधनों पर न्यायपूर्ण अधिकार, ऊर्जा परिवर्तन जैसे स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा, जलवायु लचीलापन, आपदा प्रबंधन और तैयारी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी तक समान पहुंच, वैश्विक न्याय और आर्थिक सुधार, ट्रेड और डेवलपमेंट इंटीग्रेशन कि G20 देशों में ये चीजें कैसे इक्वली शेयर की जाएं। G20 शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को और मजबूत किया और निखारा। एक ओर सम्मेलन चल रहा था तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने विश्व के दिग्गज नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर विश्व शांति संतुलन को भारत के पक्ष में मजबूत कर दिया। जहां सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी थीम वाले शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने 6 प्रमुख पहल का जिक्र किया जो विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के साथ साथ भारत को वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने G20 में 6 प्रस्ताव रखे। सबसे पहले तो ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज और अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, ग्लोबल हेल्थ केयर रेस्पॉन्स टीम, ड्रग नेक्सस को रोकने की पहल, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे G20 समिट के बीच यूक्रेन को लेकर भी काफी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन के सहयोगी देशों का प्रयास होगा कि वो रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की ओर से बनाए गए प्लान को मजबूत करें। यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले राष्ट्रपति वोल्दिमिर जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यूक्रेन के इतिहास के सबसे कठिन पलों में से यह एक है क्योंकि उन्हें इस प्लान को स्वीकार करने का दबाव बढ़ रहा है जो अमेरिका की तरफ से 28 सूत्रीय प्लान दिया गया है। इस प्लान में यूक्रेन द्वारा पूर्वी इलाकों को छोड़ने, सेना का आकार 6 लाख करने यानी कम करने और नेटो में शामिल ना होने जैसी शर्तें शामिल की गई हैं जिसे कीव ने पहले ही खारिज कर दिया है। लेकिन उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है कि पर्टिकुलर डेट तक यानी कि 27 नवंबर तक अगर यूक्रेन ने जेलेंस्की ने इस पर अपनी राय डिक्लेयर नहीं की, वो इसके पक्ष में नहीं आए तो इसके खौफनाक अंजाम उन्हें भुगतने होंगे। यानी दुनिया इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रही है। युद्ध, भुखमरी और असमानता ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में G20 के मंच से नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि बस अब बहुत हो गया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धज्जियां उड़ाना बंद करो। किसी भी देश की जमीन हड़पने के लिए ताकत का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सीधा इशारा उन महाशक्तियों की तरफ है जो अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पहले तो चीन है। हालांकि अमेरिका भी इन दिनों कुछ उसी ट्रैक पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। G20 में शामिल नेताओं ने एक सुर में कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी नहीं चलेगी। नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। सूडान, गाजा और यूक्रेन में चल रहे कत्लेआम पर G20 ने गहरी चिंता जताई है। संदेश साफ है, शांति के बिना कोई भी देश, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये पश्चिम के उन नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है जो हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट का समापन कूटनीतिक विवाद के साथ खत्म हो गया। समिट के आखिरी दिन अमेरिका और मेजबान देश के बीच टकराव खुलकर देखा गया। अमेरिका ने इस समिट का लगभग बहिष्कार कर दिया। वॉशिंगटन ने यहां अपनी एम्बेसी से सिर्फ एक जूनियर डिप्लोमेट को भेजा था, ना तो कोई मंत्री और ना ही व्हाइट हाउस का कोई बड़ा प्रतिनिधि। बस यही विवाद का सबसे बड़ा कारण बना। दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिकी प्रतिनिधि के लेवल पर सवाल उठाते हुए G20 की अध्यक्षता अमेरिका को हैंडओवर करने से साफ साफ इनकार कर दिया। हर G20 समिट के अंत में अगले देश को अध्यक्षता सौंपी जाती है। आपको याद होगा जब मैं G20 कवर कर रहा था पिछले साल नई दिल्ली में, जो भारत मंडपम में आयोजित की गई थी, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा था, वहां पर जब G20 समिट का एंड हुआ तो वहां पर एंड में डिक्लेरेशन जो है वो पारित किया गया और उस डिक्लेरेशन में भी कुछ पाकिस्तान की भूमिका को लेकर, टेररिज्म को लेकर बातें कही गई थी, जिसको कि चीन और पाकिस्तान मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन बाद में आतंकवाद के मुद्दे पर सब साथ आए और वो डिक्लेरेशन पास हुआ। फिर अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई और ये प्रक्रिया हर साल
G20 समिट में होती है। जब ये समिट होता है तो एंड में अध्यक्षता अगले देश को सौंपी जाती है, जहां पर G20 अगले साल होना प्रस्तावित है। यानी कि 2026 में बारी अमेरिका की है। G20 2026 में अमेरिका में प्रस्तावित है, लेकिन इस बार ये कूटनीतिक परंपरा टूट गई क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने G20 को ट्रांसफर किया ही नहीं, उसकी अध्यक्षता नहीं ट्रांसफर की। अमेरिका की नाराजगी कई मुद्दों पर बताई जा रही है, लेकिन वॉशिंगटन पहले से ही असहज था। वॉशिंगटन ने अपनी लाइन पहले ही क्लियर कर रखी थी। फिलहाल G20 कूटनीति का विवाद दुनिया के लिए बड़ा संकेत है। क्या वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल रहा है? क्या G20 की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं? इसको भी देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अगले साल 2026 में, जबकि G20 की अध्यक्षता ट्रांसफर नहीं की गई है, तो क्या G20 समिट फ्लोरिडा में ही होना है, अमेरिका में ही होना है, या फिर इसके वेन्यू को चेंज भी किया जा सकता है, या फिर अमेरिका को दरकिनार भी किया जा सकता है, अमेरिका को हटाया भी जा सकता है। इस पर हमारी नजर रहेगी। आपको अपडेट्स हम लगातार देते रहेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं गाजा में पीस प्लान पर। गाजा में पीस प्लान के बावजूद हिंसा देखी गई है और मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया पीस प्लान पेश किया था, लेकिन ट्रंप को यहां बहुत बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक यूरोपियन देशों ने इस प्लान को अव्यवहारिक और एकतरफा बताया है। वहीं दूसरी ओर जहां गाजा में पीस प्लान पर इजराइल ने पानी फेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी अमेरिका द्वारा प्रस्तावित शांति फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया है। यानी दो पीस डील, दो विवाद, और दोनों विवाद के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ इजराइल ने गाजा पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन रूस शांति प्रस्ताव के फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया है। कीव का कहना है कि किसी भी शांति वार्ता में उसकी शर्तों और संप्रभुता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया शांति योजनाओं को दो प्रमुख संघर्ष क्षेत्र गाजा और यूक्रेन में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय देशों ने गाजा शांति योजना पर सतर्क रुख अपनाया, जबकि यूक्रेन ने अमेरिकी योजना को सीधे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ये योजनाएं अंतिम नहीं हैं और उनमें बदलाव संभव है। यह स्थिति मिडिल ईस्ट और पूर्वी यूरोप में चल रही कूटनीतिक उथल पुथल को दर्शाती है, जहां अमेरिकी नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका की ओर से तैयार 28 पॉइंट वाला मसौदा तालिब ए इंतजार बन गया है। ट्रंप ने कहा है कि यह आखिरी प्रस्ताव नहीं। उन्होंने कीव को 3-4 दिनों की डेडलाइन भी दी है। जवाब 27 नवंबर तक देना होगा। ट्रंप ने कहा है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें लड़ाई जारी रखनी होगी और अमेरिका किसी न किसी तरह इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद अमेरिका यूक्रेन को मदद नहीं देगा, मदद घटा देगा, खत्म कर देगा। इस बीच अमेरिकी राजनीति में भी विवाद गहरा गया है। रिपब्लिकन सीनेटर माइक राउंड्स ने दावा किया है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीनेटर से कहा कि 28 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव रूसी सोर्स्ड दस्तावेज है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह आरोप इस प्रस्ताव की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति लाने के लिए 20 सूत्री प्लान तैयार किया था। इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध के बाद शासन स्थापित करने के लिए यह 20 सूत्रीय योजना यूएन में पेश हुई। ट्रंप की योजना के तहत एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटेन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। इस पर इजराइल सहमत है। चलिए जानते हैं ट्रंप का वो 20 पॉइंट वाला एजेंडा क्या था जो गाजा में इस वक्त खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो गाजा को डी रेडिकलाइज करना होगा, टेरर फ्री जोन बनाना होगा जिसमें चरमपंथी विचारधाराओं की कोई जगह नहीं होगी। गाजा का पुनर्विकास किया जाएगा, फिलिस्तीनियों को लाभ दिया जाएगा, आधुनिक शहरों के मॉडल तय किए जाएंगे। सभी बंधकों की पूर्ण रिहाई होगी, जिसमें 20 जीवित बंधकों का आदान प्रदान भी शामिल है। इजराइल की सेना की पूर्ण वापसी, एक पूर्व निर्धारित रेखा तक युद्ध विराम सुनिश्चित करना होगा। मानवीय सहायता का बिना प्रवाह
बिना बाधा प्रवाह करना होगा। यूएन, रेड क्रिसेंट जैसी अन्य संस्थाओं के माध्यम से पूर्ण पहुंच होनी चाहिए। कोई जबरन विस्थापन नहीं होगा। गाजा के निवासियों को उनकी जमीन पर रहने का अधिकार होगा। इजराइल गाजा का कब्जा या विलय नहीं करेगा, क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार करेगा। हमास और दूसरे समूहों का पूर्ण निशस्त्रीकरण होगा और हथियारों का आत्मसमर्पण हमास को करना होगा। अस्थायी संक्रमणकालीन शासन तकनीकी गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी सहमति के तहत होगी। फिर बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना होगी। ट्रंप की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी निकाय बनाई जाएगी। टोनी ब्लेयर जैसे विशेषज्ञों की भागीदारी पुनर्निर्माण में ली जाएगी। आर्थिक विकास, मिडिल ईस्ट के चमत्कारी शहरों से प्रेरित परियोजनाएं यहां शुरू की जाएंगी। सैन्य और आतंकवादी बुनियादी ढांचे का विनाश करेंगे। सुरंगें, हथियार कारखाने सब खत्म कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बिल यानी कि आईएसएफ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की जाएगी, जिसमें 20,000 सैनिकों के साथ शांति परिवर्तन की कोशिश की जाएगी। फिलिस्तीनी पुलिस बलों का प्रशिक्षण आईएसएफ द्वारा किया जाएगा दीर्घकालिक आंतरिक सुरक्षा के लिए। फिलिस्तीनी प्राधिकरण पीए का सुधार होगा, भ्रष्टाचार मुक्त और कुशल इसे बनाना होगा। फिर गाजा का बीओपी से पीए को हस्तांतरण होगा, जो स्वनिर्णय और स्वशासन की राह को प्रशस्त करेगा। फिर क्षेत्रीय सहयोग की बात, जहां पर कतर, मिस्र, तुर्की जैसे देश फिलिस्तीन को हेल्प करेंगे और व्यापक शांति के लिए काम करेंगे। 31 दिसंबर 2027 तक बीओपी और आईएसएफ का प्रारंभिक कार्यकाल रहेगा। आगे विस्तार योग्य से रखा जाएगा, यानी जरूरत पड़ने पर से आगे बढ़ाया जाएगा। 2 राज्य समाधान की ओर कदम, यानी कि 2 स्टेट थ्योरी, इजराइल और फिलिस्तीन के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस प्लान को इजराइल को दिया, हमास को दिया, तो हमास ने कहा कि हमसे तो चर्चा ही नहीं की गई। लेकिन हमास फिर भी कुछ मुद्दों पर मान गया। इस बीच खबर यह है कि इजराइल ने गाजा पर फिर से अटैक कर दिया और वहां पर 22 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद यह पीस डील भी अब खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पॉइंट्स अभी हमने आपको दिखाए, उसमें से आधे से ज्यादा पर सहमति बन भी गई और आधे से ज्यादा पर क्रियान्वयन हो भी गया। यहां तक कि गाजा पीस प्लान जो है वो यूएन में भी पास करा लिया गया। यूएन ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप बढ़े हैं रूस यूक्रेन की तरफ। रूस यूक्रेन में 28 पॉइंट वाले प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और यूक्रेन के सुरक्षा अधिकारी जिनेवा में मिलने वाले हैं। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। वहीं इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि देश के सबसे मुश्किल समय का भी दौर चल रहा है और यूक्रेन अपने सबसे मुश्किल दौर का सामना कर रहा है। यूक्रेन के सामने एक और दिक्कत है। यूक्रेन में बहुत जबरदस्त ठंड पड़ती है और ठंड और जंग दोनों का सामना एक साथ यूक्रेन आज की तारीख में नहीं कर सकता है। एक तो उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, वो अब अमेरिका और यूरोपीय देशों के भरोसे है, और दूसरा असलहा, बारूद और सैनिकों की कमी है, और तीसरा मौसम की मार। अगर जल्दी कोई बड़ा फैसला जेलेंस्की ने नहीं किया तो यूक्रेन में तबाही मचनी तय मानी जा रही है। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। मोसाद ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर यूरोपीय कंट्रीज के होश उड़े हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। हमास एक हाहाकारी प्लान बना रहा है और इसकी खुफिया इंटेल इनपुट मोसाद के हाथ लग गए। भले ही इजराइल हमास का अंत करने की कसम खा रहा हो, गाजा पट्टी से उसका नामो निशान मिटाने के लिए बीते 2 साल से ऑपरेशन चला रहा हो, लेकिन हमास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल गाजा पट्टी के कोने कोने से हमास के आतंकियों का सफाया करने में लगा हुआ है। उनका वजूद वो खत्म कर देना चाहता है, धरती से मिटा देना चाहता है। लेकिन हमास के जितने आतंकी मर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अभी बचे हुए हैं, और अब हमास स्लीपर सेल्स के जरिए, अपने OGWs के जरिए, अपने नेटवर्क के जरिए पूरे यूरोप को दहलाने की एक बड़ी साजिश कर रहा है। और यह बात कोई सोर्स नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, बल्कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जानकारी दी। मोसाद ने हमास के नेताओं पर यूरोप में
टेरर नेटवर्क को फंड करने, तैयार करने और मदद देने का आरोप लगाया है। एक पूरी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कहा है कि गाजा का आतंकवादी संगठन हमास पूरे यूरोप में एक ऑपरेशनल नेटवर्क बना रहा है। ये खुफिया सेल के जरिए काम कर रहे हैं। मोसाद ने अपने बयान में, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूरोपियन सिक्योरिटी सर्विस के साथ मिलकर हथियारों का पता लगाया गया है, संदिग्धों को पकड़ा गया है और प्लान किए गए हमलों को रोका गया है। मोसाद ने यह भी कहा है कि यूरोपीय सहयोगियों ने इजरायली और यहूदी समुदायों को निशाना बनाकर की जा रही साजिशों को नाकाम करने में मदद की है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में मिलकर की गई कार्रवाई के नतीजे में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हथियारों के जखीरों को जब्त किया गया है। यूरोपियन सिक्योरिटी सर्विस के साथ मिलकर किए गए खुलासे में मोसाद ने जिन बड़ी कामयाबियों का जिक्र किया है, उनमें से एक पिछले सितंबर में वियना में सीक्रेट टेरर मॉड्यूल के भांडाफोड़ का दावा सामने आया था। ऑस्ट्रिया की डीएनएस सिक्योरिटी सर्विस ने हथियारों का एक जखीरा बरामद किया। इसमें हैंडगन और विस्फोटक मौजूद थे। इसके बाद मोसाद और यूरोप की एजेंसियों ने मोहम्मद नईम नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया, जो हमास के सीनियर पॉलिटिकल ब्यूरो अधिकारी बासेम नईम का बेटा है, जो गाजा में हमास के एक सीनियर लीडर खलील अल हया का करीबी बताया जाता है। मोसाद ने यह भी आरोप लगाया कि विदेशों में मौजूद हमास का नेतृत्व इसमें चुपचाप मदद कर रहा है। मोसाद ने कहा कि कतर में हमास के नेतृत्व वाले टेरर ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में शामिल होने का खुलासा पहली बार नहीं हो रहा है। हमास के सीनियर लीडर्स इंटरनेशनल लेवल पर ग्रुप की इमेज बचाने की कोशिश के तहत किसी भी तरह के कनेक्शन से सार्वजनिक रूप से इनकार करते रहे। मोसाद ने सितंबर में कतर में मोहम्मद नईम और उसके पिता के बीच हुई मीटिंग की ओर भी इशारा किया और कहा कि ये यूरोप में ऑपरेशन के लिए हमास के फॉर्मल सपोर्ट को दिखा सकता है। जांचकर्ताओं की नजर तुर्की से काम कर रहे हमास के लोगों पर भी है, जो लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन का बेस रहे हैं। जर्मन अधिकारियों ने हाल ही में नवंबर में बुरहान अल खतीब को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का कहना है कि वो शिफ्ट होने से पहले तुर्की में एक्टिव था और वहां काम कर रहा था। इस बीच यूरोपियन इंटेलिजेंस सर्विसेज ने सीधे सिक्योरिटी इंटरवेंशन में आगे बढ़कर अपनी कार्रवाई को बढ़ाया है। जर्मनी ने चैरिटी और धार्मिक संस्थानों को निशाने पर लिया है, जिन पर हमास को फंड करने या कट्टरपंथी सोच फैलाने में मदद करने की कोशिश की है। मोसाद ने जोर देकर कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद अपनी विदेशी गतिविधियों को तेज कर दिया और ईरान और उसके प्रॉक्सी की तरह ही विदेशों में गुप्त सेल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बनाने की कोशिश की है। एक और इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास की यूरोपीय साजिश का खुलासा किया है, तो वहीं दूसरी ओर हमास इजरायली सेना पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 27 बार अटैक किया है, यानी कि जो गाजा पीस प्लान है वो खटाई में पड़ता दिख रहा है और कहा जा रहा है कि गाजा पर भयानक हमले किए गए। साथ ही यह भी कहा है कि 10 अक्टूबर को सीजफायर लागू होने के बाद से इजराइल ने 44 दिन में 497 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने आरोप लगाया है कि हमले में करीब 342 आम लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। यानी हमास एक बार फिर से खुद को विक्टिमाइज करार दे रहा है, विक्टिम बता रहा है और आरोप लगा रहा है कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर नहीं चल रहा है, यूएन में पास हो चुके पीस प्लान को नहीं मान रहा है और इजरायली अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और खुलासा यह भी है कि हमास अपने नेटवर्क को यूरोप में बढ़ा रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी में लगा हुआ है, यूरोप को निशाना बनाने का प्लान तैयार कर रहा है, जिसका भांडाफोड़ मोसाद ने किया है, वो भी यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों की मदद से। जर्मनी समेत दूसरे देशों ने भी माना है कि हमास के आतंकियों ने जैसे इजराइल को दहलाया था, सीमा तोड़कर अंदर घुसे थे, 1300 से ज्यादा बेगुनाहों की जान ली थी, ठीक इसी तरह से यूरोप को दहलाने के लिए हमास के आतंकी साजिश कर सकते हैं।
जिसे मोसाद ने नाकाम कर दिया है। अब हमास के आतंकियों के निशाने पर यूरोप है, तो क्या कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है? बेशक दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं, इन हमलों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर यूरोप में कोई हमला होता है तो फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच या इजराइल हमास के बीच एक ग्लोबल संघर्ष, ग्लोबल युद्ध की शुरुआत हो सकती है।